तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू पार्ट 3 हमारे चैप्टर 1 की सीरीज का। तो हमने अभी तक पढ़ लिया बहुत सी सारी चीजें, जैसे कि हमने बैलेंस करना सीख लिया है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है। मगर टॉपर नंबर कैसे गेन करते हैं, वो बैलेंस्ड इक्वेशन को भी एक अलग तरीके से लिखते हैं, उसे मोर इंफॉर्मेटिव बना के। तो आज हम यही वाले पार्ट के अंदर इसी वाली चीज को पूरा कवर करने वाले हैं कि उसे इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। सारी चीजों के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिख दिया है, जैसे कि घर बनने से पहले लोहे का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसी तरीके से हमें पहले इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, इसे याद करना है। उसके बाद हम उन्हें शुरू करेंगे कि कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके अंदर सारे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो उससे पहले पढ़ लेते हैं। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन। तो बैलेंसिंग वाली हमने पिछली वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से सिखा दिया कि बैलेंस कैसे करा जाता है। अगर आपको नहीं आता तो आप जाके पार्ट 2 देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन। तो बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 4 है। ओके, तो हमारी ये बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप है कि ऐड फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स हमने 3 पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मगर हमें यहाँ पर चौथी चीज भी लगानी है, तो ये एक्वस। एक्वस मतलब हमने पानी के अंदर कुछ घोल रखा है, डाइल्यूट कर रखा है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, उसे हम एक्वस कह देंगे। सॉलिड मतलब सॉलिड, लिक्विड मतलब लिक्विड, सी मतलब गैस, ये हमने कंफर्म है। एक्वस समझिए इस बात को कि जैसे कि हमने वाटर लिया, इस बीकर के अंदर वाटर है, इसके अंदर HCl डाल दिया, तो अब हम इसे एक्वस कहेंगे। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड स्टेप है, हमें रिएक्शन कंडीशंस लिखनी। अब रिएक्शन की कंडीशंस क्या क्या देखते हैं एक बार। सबसे पहला टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर आपको पता ही होगा। टेम्परेचर जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो अब दूसरा कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, और तीसरा प्रेशर। इनके अलावा भी हो सकती है, मगर अभी 10 तक इतना ही बहुत है। ओके, तो इन तीनों चीजों के बारे में हम लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमने टेम्परेचर ही लिख दिया। और टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। कैटलिस्ट के नाम होते हैं। प्रेशर, प्रेशर मतलब कितना प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर, ATM में हम इसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो 300 ATM। ये ATM पैसे वाला नहीं है, जिसमें से पैसे निकलते हैं, वो वाला ATM नहीं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम ATM लिख रहे हैं। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप की तरफ अगर हम आए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शो एनर्जी चेंज। एनर्जी अब 2 तरीके से हो सकता है यहाँ पर, या तो एनर्जी वो रिएक्शन ले रही है या फिर एनर्जी छोड़ रही है। हमने इसे फर्स्ट पार्ट के अंदर भी कुछ देखा था इससे रिलेटेड, तो पहले से देख लेते हैं। अब ये 2 तरीके का हो सकता है। एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। 2 तरीके के तो हमने लिख दिए यहाँ पर। अब होता क्या है इसका मतलब, ये भी अपने आप में एक अच्छे खासे टॉपिक है। अब
एंडोथर्मिक यानी एंडो मतलब होता है अंदर की तरफ, यानी वो जो रिएक्शन है वो उसे ले रही है, एनर्जी को ले रही है अपने अंदर, जिससे कि उसके अंदर एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। ओके, एक्सोथर्मिक अब ये एनर्जी को रिलीज कर रही है। एक्सो मतलब निकालना, बिल्कुल मतलब एनर्जी को अपने अंदर से निकाल लिए। इससे भी आप याद कर सकते हैं इन शुरू के वर्ड से भी। एक्सो में अपने अंदर से रिएक्शन है जो वो हीट को या एनर्जी को निकालेगी, एंडोथर्मिक के अंदर एनर्जी को गेन करेगी। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से ये सब समझ में आ गया होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ दिक्कत, कुछ डाउट आ जाता है बच्चों को, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, ये सब मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। ये होपफुली आप सबको समझ में आ गया। अगर नहीं है तो एक बार आप दोबारा से इसी वाली वीडियो को, इस पार्ट को चेक कर सकते हैं ये क्या क्या है, क्या क्या है भाई। ओके, अब हम चेक करते हैं। हमारे पास सपोज एक रिएक्शन है 2KClO3। अभी बस मैं हीट के तौर पे देख रहा हूँ, इसमें फिजिकल स्टेट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें बनेंगी, जैसे कि 2KCl प्लस 3O2। ओके, अब आपको इतना पता चल रहा है, ये डेल्टा का साइन होता है, ये वाला डेल्टा का साइन होता है, यानी हीट, हम हीट दे रहे हैं यहाँ पर, तो इस साइन से हम डिनोट कर सकते हैं हीट को। 2KClO3 इन दोनों को दे रहे हैं। अब यहाँ पर हीट का साइन है, यानी भाई हीट लगी है। अब बच्चे कहेंगे कि ये एंडोथर्मिक भी है रिएक्शन, क्योंकि भाई हीट का साइन दिख रहा है। मगर यहीं पर एक मिस्टेक हो जाती है, ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है, ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब बच्चे और टीचर्स दोनों कहेंगे भाई यहाँ पर तो डेल्टा का साइन है, एंडोथर्मिक क्यों नहीं है, यहाँ पर तो हीट दी जा रही है। ये एक सिंपल सी बात है जो कि हार्ड लगती है, एक डाउट बन जाता है और जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पाता। ये जो डेल्टा का साइन है ये हीट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर ये वाली हीट खाली रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये वाली जो हीट है वो खाली रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, पूरी रिएक्शन के टाइम पे वो नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? रिएक्शन स्टार्ट होगी इससे। अब एंडोथर्मिक मतलब होता है कि ये पूरे टाइम एब्जॉर्ब करती रहेगी हीट को, जब तक होती रहेगी। ये वाली खाली स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन को, ये वाली पूरे टाइम एब्जॉर्ब करती रहेगी। मतलब समझ रहे हैं? अगर एंडोथर्मिक होती है यहाँ पर, एक्सोथर्मिक है फिलहाल तो ये, अगर मान लो ये एंडोथर्मिक है सपोज, वैसे है नहीं, अगर मान लें तो इसके साथ हम प्लस में हीट लिखते हैं। अब ये पूरे टाइम यानी एब्जॉर्ब कर रही है हीट को, मगर ये वाला ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर हमारी हीट निकलती है, ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हर टाइम हमें हीट एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ही हीट की जरूरत पड़ती है। तो ये हीट एक कंडीशन है, ना कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का कुछ रिलेशन है। होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि एंडोथर्मिक में हम रिएक्टेंट के साथ में प्लस करके हीट या एनर्जी लिख सकते हैं। ओके, एंडोथर्मिक अंदर की साइड ले रही है, एब्जॉर्ब करती रहेगी पूरे टाइम। ये वाली हीट खाली स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है कई बार। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ करके देख लेते हैं, इंफॉर्मेटिव बना के देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। चलिए फिर ट्राई करते हैं। तो भाई हमने ये सब तो पढ़ लिया है कि कैसे हम इसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब जल्दी से कुछ एग्जांपल से बनाकर भी देख ले। ये सब हमें याद ही करना पड़ेगा, इसकी कुछ ट्रिक नहीं है, तो याद करना ही बढ़िया है।
तो सबसे पहले हम एक लिख लेते हैं केमिकल इक्वेशन, फिर इसे इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमने ये तो लिख ली, अब चेक कर लेते हैं बैलेंस है नहीं है। Ca एक एक, कार्बन एक, वहां पर एक और एक ये रहा, दो हो गए। ओके, ये बैलेंस है। अब हमें बैलेंस का तो पता चल गया है। अब हम इसके बाद लिखते हैं स्टेट्स, कि कौन से स्टेट में है भाई ये। वो कंट्री वाले, वो वाले स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। तो ये होगा हमारा सॉलिड स्टेट में। इस तरीके से नीचे ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ये बी होगा हमारा सॉलिड में, ये होगा हमारा गैस में। ओके, हमने स्टेट लिख दिया, ये सब याद करने पड़ेंगे। सॉलिड, गैस, गैस का तो बताइए वो गैस है नॉर्मल। अब इसके अंदर कंडीशन लिखनी थी, इसकी कंडीशन है हीट, इसे हमें हीट देनी होगी रिएक्शन चालू करने के लिए, और ये साथ ही साथ एंडोथर्मिक भी है। अभी इसका कुछ यूज नहीं है ज़्यादा बार लिखने से, हम सिंगल टाइम लिख दे अगर यहाँ पर हीट तो वो भी बहुत है, वरना प्लस लगाकर यहाँ पर भी हीट लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। अब अगला देख लेते हैं, H2O, गैस छोड़ना है जिससे कि लिख सकें स्टेट। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे टूटेगा, मगर सबसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा इसे। ये वाली बैलेंस नहीं है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, सबसे पहले ऑक्सीजन करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर एक ही है, दो कर देते हैं। ओके, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर चार हैं, यहाँ पर दो हैं, चार। ओके, ये बैलेंस हो गई है। अब हमें देखना है कि इसकी स्टेट क्या क्या है। लिक्विड ही हो, वाटर को हम लिक्विड में ही काउंट करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। और कई बार ये गैस के फॉर्म में भी हो सकता है जब वाटर वेपर बनी हो, तो नॉर्मली वैसे लिक्विड ही रहता है, कभी कभार गैस आ जाता है। अब ये तो गैस है, हाइड्रोजन, ये भी गैस है। चलो एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी, शायद वर्क कर सकती है। जहाँ पर H2O2, I2, Br2, Cl2, CO2 ये लिख के रहते हैं ना, नॉर्मली ये गैस होती है, इतना तो आपको पता होगा शायद। तो इनके आगे बस गैस का एक सिंबल लगा देना, हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना था, कंडीशन लिखनी थी, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एंडोथर्मिक में आती है रिएक्शन, मगर लिखने की अगेन कोई जरूरत नहीं है। ये भी हमने इंफॉर्मेटिव बना दी। अब अगली देखते हैं, इसके बाद कौन सा एग्जांपल दिया जाए। ओके, हम यहाँ पर दे देते हैं Z है प्लस H2SO4। यहाँ से ये अगले पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं हम कि ये वाली है जो ये डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर बनेगा ZnSO4 प्लस H2। इनकी स्टेट्स देख लेते हैं, सॉलिड मेटल की फॉर्म में, एक्वस, ये भी एक्वस, ये होगा हमारा गैस की फॉर्म में। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन की नीड नहीं होती है, ये नॉर्मल भी हो जाता है, ये वाली रिएक्शन हो जाती है। बस हमने यहाँ पर लिख दिए हैं इसके स्टेट्स। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है, मेरे हिसाब से तो आ ही गया होगा। अब एक बहुत ज्यादा टफ है, आपके हिसाब से थोड़ा टफ लग सकता है, मगर इतना भी ज्यादा टफ नहीं है। ये वाली पहले से बैलेंस के, इसलिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अब क्या पता जरूरत पड़े। इसके आगे की फिगर बहुत ज्यादा लंबा। ओके,
तो ये हमारा बनेगा NH3 और इसके बाद का बाद में लिखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैलेंस है नहीं, नाइट्रोजन देखेंगे सबसे पहले कितने 2 हैं, यहाँ पर 1 है, चलो भाई 2 कर दिए, हो गए 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, H2 कितने यहाँ पर 2 हैं, वहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 3 करने पड़ेंगे, एक बार रिचेक कर लेते हैं, 2 N2 हैं, यहाँ पर 6 H के एटम हैं यानी हाइड्रोजन के, यहाँ पर भी 6 H के एटम हैं यानी हाइड्रोजन। अब इसकी स्टेट देखेंगे, ये गैस होगा, ये भी गैस होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था N2H2 Br2 Cl2 O2 CO2 ये सब गैस के फॉर्म में होती हैं। ये भी होगा हमारा गैस, साथ ही साथ ये अब रिलीज करेगा हीट क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक है, ये वाली भी एक्सोथर्मिक है, इसके साथ हम प्लस में हीट लिख सकते हैं। ओके, समझना आपको, ये हीट यानी एक्सोथर्मिक है, ये सबसे नीचे वाली भी एक्सोथर्मिक है। अब कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें एक कैटलिस्ट डलता है जिसका नाम है Fe यानी आयरन। ओके, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 450 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये कंडीशन थी लिक्विड की। अब इसके बाद 200 atm इसका प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर काउंट करने की एक यूनिट कह सकते हैं आप। 200 atm रहेगा, 450 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और कैटलिस्ट Fe। चलिए फिर इसके बाद एक और देख लेते हैं। तो गाइस जल्दी से एक लास्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, उसके बाद हमारे 5-6 एग्जांपल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में डाउट लिख सकते हैं, मैं एक और नई वीडियो इसके ऊपर लेके आ जाने वाला हूँ। उसके अंदर 10-15 और एग्जांपल हम करके देखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमने अच्छे से पढ़ ही लिया है। तो जल्दी से लास्ट वाला एग्जांपल भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर भी हीट लिखा हुआ है क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसे बैलेंस करते हैं। कार्बन 1 है, अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है। 3 को अब हम 6 करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसी वजह से अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब टोटल मिलकर यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 4 हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मगर हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस हो चुका है। तो हमने यहाँ पर बैलेंस कर दिया। अब इनकी स्टेट लिख देते हैं। गैस, गैस बताया था आपको, शायद याद हो कि ये सब गैस होंगी। अब वाटर का मैंने लिक्विड भी बताया था, गैस भी बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिक्विड ना बनकर गैस बना है वाटर, इसकी स्टीम लिख ली है यानी वाटर वेपर। ये हमें याद करना पड़ेगा रिएक्शन के अंदर भी कहाँ पर गैस बनना है, कहाँ पर लिक्विड बनना है। ओके, तो इसके अंदर कोई कंडीशन तो है नहीं, ये एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। बाकी इसकी स्टेट्स हमने लिख दी है, इसे बैलेंस कर दिया है, तो ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन की कितने टाइप्स होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।